गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में आपकी संख्याओं की अवधारणा फिनिश होने के बाद मैं आपके लिए समीकरण तथा सर्व समीकरण वाला जो चैप्टर है समीकरण क्या होती है, सर्व समीकरण क्या होती है, दोनों में क्या अंतर है, ये चीज़ मैं आपको ही बताऊंगा। ये चीज़ उनकी डेफिनेशन से ही आपको पता चल जाएगा कि समीकरण और समीकरण में सर्व समीकरण में क्या अंतर है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। समीकरण मैंने यह डेफिनेशन दर्ज की है। समीकरण समीकरण किसे कहते हैं, यानी जब बीजीय समता का संबंध ज्ञात और अज्ञात राशियों के बीच हो, यानी कोई बीजीय समता का संबंध ज्ञात और अज्ञात राशियों के बीच हो। ज्ञात और अज्ञात राशि क्या, ज्ञात में से यानी ज्ञात राशि क्या होती है हमारी, ज्ञात राशि हमारी अचर राशि, यानी अचर और चर राशियों के बीच। ठीक है, यानी ज्ञात राशि हमारी चर और अज्ञात राशि हमारी होती है चर राशि। अज्ञात राशि कौन सी होती है, चर राशि। यानी अज्ञात राशियों की बात करें तो ये यानी ज्ञात राशि हमारी चर राशि होती है और अज्ञात राशि हमारी अचर राशि। यानी चर और अचर राशियों के बीच जैसे समता का संबंध ज्ञात यानी चर और अचर राशियों के बीच हो तो ऐसी समता को समीकरण कहते हैं। अब बात कर रहे होंगे समता। ये समता शब्द क्या है, जैसे ये दो बार शब्द यूज हुआ है, बीजीय समता। यानी समता शब्द की बात करें, जैसे मैंने एक समीकरण दिया और समीकरण जो ये बराबर का चिन्ह है, जो समीकरण को दर्शाता है कि दायां पक्ष बायां पक्ष और दायां पक्ष बराबर, यानी ये बराबर का चिन्ह हमारा, इसको हम कहते हैं बीजीय समता। ये दर्शाता है कि दोनों पक्षों इस मान के लिए बराबर, तो इस बराबर के चिन्ह को हम समता बोलते हैं। ठीक है, और बीजगणित में प्रयोग करते हैं तब इसको हम बीजीय समता बोलते हैं। ठीक, तो समीकरण के यानी चर के लिए समीकरण कहते हैं, पर समीकरण में एक विशेष बात होती है कि समीकरण सिर्फ किसी विशेष मान के लिए ही संतुष्ट होगा। अगर समीकरण को बारे में जांच करनी हो तो हमेशा यानी इस पक्ष को यानी दाईं पक्ष को बाईं पक्ष की तरफ को कहते हैं LHS और दाईं यानी सीधे हाथ की तरफ के पक्ष को कहते हैं हमेशा RHS। ठीक है, यानी LHS और RHS हमेशा कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए किसी मान के, किसी विशेष मान के लिए ही ये दोनों बराबर होते हैं। पर जैसे सर्वसमीका की बात करें तो ऐसा समानता सूचक बीजीय कथन जो चर के प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है। प्रत्येक मान के लिए सत्य यानी कोई भी मान रख लो, इसमें क्या होता है कि हम x का मान जो है कोई विशेष मान ही होगा जो इन दोनों पक्षों को बराबर करेगा। पर सर्व समीका में क्या होता है कि कोई भी मान रख दो, 1 रख दो, 0 रख दो, 1 2 रख दो, 5 रख दो, कुछ भी रख दो, वो प्रत्येक मान इन दोनों पक्षों को बराबर करेगा, तो उसको कहते हैं हम सर्व समीकरण। ठीक है, पहले हम समीकरण को सॉल्व करके देखते हैं। जैसे मैंने एक समीकरण लिख रखा है यहाँ पे आपके सामने, x + 5 = 12, x + 5 = 12। x का ऐसा क्या मान रखे कि इधर बराबर है। अब देखो x का मान मैं अगर 1 रखता हूं, x = 1 रखने पर x = 1 रखने पर तो 1 रखा, x की जगह में क्या रखा, 1 रख दिया, 1 रखा + 5 = 12। अब 5 और 1 कितने होते हैं, 6, और इधर कितना है, 12। तो क्या ये दोनों पक्ष बराबर हुए हैं, यानी हमारा LHS और RHS बराबर हुए नहीं, तो ये मान x = 1 इसको संतुष्ट नहीं करता।
ठीक है, तो इसके लिए x का हम दूसरा मान देखते हैं। x का दूसरा मान देखें, अगर इस तरीके से हम बात करें x का कौन सा मान रखें कि इसके बराबर हो जाए, तो मैं x बराबर 7 रखूंगा, x बराबर 7 रखूंगा। ठीक है, चलो रख दीजिए x बराबर 7, x का मान 7 है, 7 + 5 बराबर 12 और 7 और 5 12 बराबर 12, यानी मेरा LHS बराबर RHS। तो x बराबर 7 इस समीकरण को संतुष्ट करता है, तो वह विशेष मान 7 होगा जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है। और ये जो मेरा जो ये कथन है, ये मेरा समीकरण है। क्या है? समीकरण है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया एक के लिए दोनों मान संतुष्ट हुए नहीं हुए, एक तरफ 6 आ रहा, एक तरफ 12 आ रहा। तो अगर ये दोनों चीजों के लिए संतुष्ट हो, यानी दोनों पक्ष संतुष्ट होंगे तभी बराबर होगा। यानी जैसे किसी व्यक्ति में लड़ाई हो, किसी व्यक्ति में लड़ाई हो और तुम जाके वहां पर समझौता कराने चले जाओ, तब तक और एक पक्ष के जाके तुम समझा दो, दूसरे पक्ष को समझाओगे नहीं, तब तक समझौता हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ है, उसी प्रकार से यहाँ है। और अगर दोनों पक्षों को संतुष्ट करने हैं, यानी जो x का मान, यानी दोनों पक्ष ऐसा समझौता कराने वाला भी पर्सन ऐसा होना चाहिए जो दोनों पक्षों को संतुष्ट करे। ठीक है, पर सर्व समीकरणों के अंतर्गत ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके लिए तो कोई भी व्यक्ति चले जाओ उससे ही संतुष्ट हो जाए, पर समीकरण में ऐसा नहीं है। ठीक है, यानी विशेष मान के लिए ही ये संतुष्ट हो। सर्व समीकरण की बात करते हैं, यानी प्रत्येक मान के लिए सत्य होता है, यानी इसमें कोई भी x y z मान रख दीजिए, दोनों पक्ष हमेशा कैसे होंगे? बराबर होंगे। जैसे मैं इसको सॉल्व करता हूं, 3x 2x, यानी मैं इसमें रखता हूं x बराबर 1 रखने पर, x बराबर 1 रखने पर, x बराबर में 1 रखने पर देखो क्या होता है इसके अंतर्गत, x बराबर 1 रखना यानी 3, यानी x की जगह 3 × 1, या मैं ऐसे लिख देता हूं, चलिए बराबर 2, मुझे नीचे लिखना पड़ेगा, उधर दिखाई नहीं देगा, इसलिए 3 + 3 × 1 और ठीक। देखिए 3 को 1 से गुणा किया तो 3 बराबर 2 को 1 से गुणा किया तो 2 + 1, तो 2 लेके कितने हो जाएंगे? 3, तो 3 बराबर 3 बराबर 3, यानी LHS बराबर RHS, यानी दोनों पक्ष संतुष्ट हैं, यानी इधर भी 3 है, इधर भी 3 है, यानी दोनों तरफ मान कैसा आ रहा है? मेरा इक्वल आ रहा है। अब तो चलो दूसरा मान रख के देख लेते हैं, क्योंकि हमारी सर्व समीकरण क्या है? प्रत्येक मान के लिए वो प्रत्येक मान के लिए संतुष्ट हो, यानी प्रत्येक मान से, यानी x की वैल्यू कोई भी रख दो, x y z कुछ भी रख दीजिए आप, x का मान कुछ भी रख दीजिए, उस मान से दोनों पक्ष हमेशा बराबर। ठीक है, जैसे ये नोट कर लेना, चलिए इसी में मैं दूसरा मान रख के दिखाता हूं, जैसे x बराबर 2 रखो, x बराबर 2 रखो, x बराबर 2 रखते हैं, यानी x बराबर 2 रखना है। अब x की जगह कितना रखना है? 2 × 2, ठीक है, चाहे कोष्ठक में रख दो, चाहे गुणा का चिन्ह लगा दो, कोई बात नहीं, और 2 + 2 कीजिए, 3 दूनी 6, ठीक है, 3 का 2 से गुणा किया तो 6 है, और 2 का 2 से गुणा किया तो 4 आया, और 2 4 और 2 कितना हो गया? 6 बराबर 6, ठीक है, यानी LHS बराबर RHS।
LHS बराबर RHS, यानी ये 2 के लिए भी संतुष्ट है, ये मान 2 के लिए भी संतुष्ट है, 1 के लिए भी संतुष्ट है। पर समीकरण में हमने इसके अंतर्गत देखा कि मैंने 1 रख के देखा तो ये संतुष्ट नहीं है, यानी दोनों पक्ष मेरे बराबर नहीं हुए। हमारा जब तक दोनों पक्ष बराबर नहीं होते ये संतुष्ट नहीं होती, यानी इसके लिए हमें दोनों पक्ष बराबर करना जरूरी है। इसलिए मैंने आपको इसमें दिखाया, 1 रख के दिखाया तो दोनों पक्ष बराबर नहीं हुए। अब मैंने आपको इसमें 1 रख के भी दिखाया तब भी पक्ष दोनों पक्ष बराबर हुए। अब मैंने 2 लेके दिया, x की वैल्यू 2 लिया तब भी वो दोनों पक्ष बराबर हुए। और में देखते हैं x का मान और लेके देख लीजिए एक और तब भी दोनों पक्ष ही बराबर होंगे, यानी इसके लिए हमेशा सत्य साबित है, यानी ये सर्वसमीका प्रत्येक x के कोई भी मान के लिए बराबर होगी। जैसे देखो मैंने ले लिया 8 ले लिया, x बराबर 8 रख लिया। अब देखिए मैंने इतनी बड़ी वैल्यू ले ली रखने पर, यानी 8 गुणा 3 बराबर 2 गुणा 8 प्लस 8, ठीक है। 3 को 8 से गुणा किया तो 24 और 2 को 8 से गुणा किया तो 16 प्लस 8 और 8 और 16 कितने हो गए 24, तो बराबर 24, यानी LHS बराबर RHS, यानी दोनों, यानी किसी भी मान के लिए दोनों पक्ष हमेशा संतुष्ट होंगे, ठीक है। चलिए इसके लिए अब हम आगे चलते हैं। जैसे हमारे जो फॉर्मूले होते हैं, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a। अब ये भी एक सर्वसमीका है, यानी इसका मान और a और b का मान जो हम यहाँ लेंगे वही मान इसके लिए भी लेंगे, तो हमेशा क्या होगा, हमेशा याद रखना वो हमेशा मान ये दोनों इक्वल आएंगे, जब कोई भी बराबर मान नहीं दीजिए। देखो इसको लेके देख सकते हैं, मैंने a बराबर 5 और b बराबर 3 रख लेंगे, b बराबर 3 रख लेंगे, ठीक है। a बराबर 5 रख दीजिए, 5 प्लस 3 की घात 2, ठीक है। इधर 5 की घात 2 प्लस 3 की घात 2 प्लस 2 गुणा 5 गुणा 3, ठीक है। 5 और 3 कितने होते हैं 8, 8 की घात 2, ठीक है। 5 की घात 2 कितना हो गया 25 और 3 की घात 2 कितना हो गया 9 और 2 पंजे 10, 10 और 3 से गुणा किया तो कितना हो गया 30, ठीक है। 30 हो गया। अब ये देखिए 8 की घात 2, 8 की घात 2 यानी कितना हो गया 64, ठीक है। और 25, 25 और 9 को जोड़ा, 25 और 9 को जोड़ा कितना हो गया 34, 34 और 30 कितना होता है 64, 34 और 30 कितना होता है 64, यानी LHS बराबर RHS। अब तो ये इस मान के लिए संतुष्ट हो गया, इसके अलावा कोई और मान लेके देख लीजिए आप, प्रत्येक मान के लिए ये वैल्यू हमेशा संतुष्ट होगा, यानी RHS और LHS हमेशा बराबर आएंगे। देखो अब मैं रखता हूं a बराबर 6 और b बराबर रख दीजिए 10, कोई भी रख दीजिए, कोई भी वैल्यू, ठीक है। a बराबर 6,
6 प्लस 10 की पावर 2, इधर 6 की घात 2 प्लस 10 की घात 2 प्लस 2 गुणा 6 गुणा 10। ठीक है, अब बस यानी 10 और 6 कितने हो गए 16, 16 और 16 की घात 2 बराबर 36 प्लस 100, 36 प्लस 100 प्लस इनको गुणा किया तो कितना हो गया 120, बचे 12, 12 जाए 120, यानी 16 का वर्ग कितना होता है, 16 का वर्ग कितना होता है 256 बराबर, अब इनको ऐड कर दीजिए ना, 136 136 और 120 कितने हो गए 256, यानी LHS बराबर RHS। आशा करता हूं आप लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी, समीकरण और सर्वसमीका में क्या अंतर है ये भी समझ में आ गया होगा, समीकरण क्या होती है, सर्वसमीकाएं क्या होती हैं ये भी समझ में आ गया होगा। आप इनको पहचान भी क्या सकते हैं, क्या सर्वसमीकाएं क्या होती हैं और समीकरण को कैसे पहचान, इन दोनों को पहचान भी सकते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं। चलिए अब समीकरण के प्रकार, समीकरण के प्रकार, ये 4 प्रकार होते हैं, इनके समीकरण के 4 प्रकार होते हैं, जिसमें नंबर 1 रेखीय समीकरण, रेखीय समीकरण, नंबर 1 रेखीय समीकरण को हम या एक घातीय समीकरण भी बोलते हैं, एक घातीय समीकरण। ठीक है, एक घातीय समीकरण यानी जो हमारी चर राशि है, चर राशि के अधिक से अधिक मान हमारा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो इस प्रकार की समीकरण को हम क्या कहते हैं, एक घातीय समीकरण। ठीक है, यानी कोई भी चर राशि है उसका अधिकतम मान क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। अब अधिकतम जो घात है उसकी कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। मान नहीं सॉरी घात, यानी समीकरण की घात, जैसे मैं लिखूं x + 5 बराबर 0। ठीक है, तो ये जो है इसकी जो राशि है ये क्या है मेरे पास, इसकी घात कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार के जो समीकरण होंगे उन्हें हम रेखीय समीकरण कहते हैं। उसके बाद द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण
द्विघात समीकरण यानी समीकरण में जो चर राशि है उसका अधिकतम मान, उसकी अधिकतम घात कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो उस प्रकार के समीकरण को हम क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। जैसे x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर प्लस बाई x स्क्वायर प्लस 5y प्लस 5 बराबर 0। ठीक है, इस प्रकार की यानी यहाँ पे मेरी जो चर राशि की अधिकतम घात कितनी है, यानी अधिकतम घात कितनी है, 2। यानी इस प्रकार के समीकरण को हम क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण। ठीक है, तीसरी की बात करते हैं। त्रिघात समीकरण। जैसे कोई भी समीकरण है, अब बात करते हैं हम कोई भी समीकरण x की घात q प्लस z स्क्वायर प्लस x, ठीक है, x प्लस 1 बराबर 0। कोई भी समीकरण, किसी भी प्रकार के समीकरण जिसमें जो हमारी x यानी इसकी घात है कितनी, अधिकतम घात कितनी है, यहाँ मेरे पास 3, इस प्रकार के समीकरण को हम क्या बोलते हैं, त्रिघात समीकरण। ठीक है, ऐसे ही आगे बात करते हैं, n घात समीकरण। n घात समीकरण, n घात समीकरण या बहुघात समीकरण या बहुघात समीकरण। जहां मैं अभी मैंने बताया x की यानी हमारी जो चर राशि है उसकी अधिकतम घात 4 हो, 5 हो, 6 हो, तो उस प्रकार की समीकरण को हम बहुघात या n घात समीकरण कहते हैं। यानी हमारी कितने टाइप के समीकरण होंगे, 4 टाइप की होगी। आज हमने पढ़ा समीकरण क्या है, सर्वसमीकरण क्या है और समीकरण के टाइप्स। ठीक है, अगर आपको इसमें कोई कॉन्सेप्ट समझ में ना आया हो तो मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके या मेरे पर्सनल नंबर का आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि इसमें क्या समझ में नहीं आया आपको। अगर आपकी थ्योरीज हैं, कोई भी संबंधित थ्योरी है, तो अब भी मुझे बताइए कि इसमें आपको सर्वसमीकरण या समीकरण में अंतर समझ में आया कि नहीं आया, जो भी है, और उसके बारे में मुझे बताइए। और इससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो तब भी बताइए। धन्यवाद।